ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है y इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस ई रेज टू एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 1 इंटू ई रेज टू एक्स डी एक्स। सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे भी हम प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह है, अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो dy के साथ सिर्फ y वाले वेरिएबल होने चाहिए और dx के साथ सिर्फ x वाले वेरिएबल्स। लेकिन यहाँ पे dy के साथ 1 प्लस ई रेज टू एक्स है और y है, तो y तो हम रखेंगे लेकिन हमें ये जो y प्लस 1 है वो यहाँ पे चाहिए dy के साथ। इसलिए इस y प्लस 1 को हम यहाँ से यहाँ पे ले आएंगे डिवीजन में, और ये जो 1 प्लस ई रेज टू एक्स है इसको dx के साथ लिखने के लिए यहाँ से यहाँ पे ले आएंगे ई रेज टू एक्स के नीचे डिवीजन में। तो dx के साथ सिर्फ x वाले वेरिएबल्स आ जाएंगे और dy के साथ सिर्फ y वाले वेरिएबल्स, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे इक्वेशन, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में सब समझाया था। तो यहाँ पे y प्लस 1 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y अपॉन y प्लस 1 dy इज इक्वल टू ये 1 प्लस ई रेज टू एक्स, यहाँ पे ई रेज टू एक्स के नीचे आ जाएगा तो ई रेज टू एक्स अपॉन ई रेज टू एक्स प्लस 1 dx। दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करेंगे तो dy और dx रिमूव हो जाएगा और हमें x और y वेरिएबल में इक्वेशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमें y अपॉन y प्लस 1 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, राइट? तो हम क्या करेंगे, इसको y प्लस 1 को यहाँ पे y प्लस 1 ले आएंगे जिससे ये पूरा 1 हो जाए और बाकी का जो है वो बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए नीचे y प्लस 1 है डिवीजन में, तो ऊपर भी हम y प्लस 1 लिख लेंगे, राइट? तो जिससे y प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 हो जाए। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ y था और हमने प्लस 1 लिखा, तो इस प्लस 1 को हमें बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस 1 तो था नहीं, तो इस प्लस 1 को बैलेंस करने के लिए फिर से हम लिखेंगे माइनस 1। तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये y हो जाएगा फिर से, इसलिए y प्लस 1 लिखा और इस 1 को बैलेंस करने के लिए हमने फिर से माइनस 1 लिखा। डिवीजन में y प्लस 1 dy इज इक्वल टू, अब यहाँ पे e रेज टू एक्स अपॉन e रेज टू एक्स प्लस 1 है। अब हमें इंटीग्रेशन का एक रूप पता है जो ऐसे है, एफ टेस एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो, मतलब कि जैसे कि एफ टेस एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो, तो हमें पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यानी कि अगर नीचे डिवीजन में जो भी फंक्शन हो, राइट, एक्स और वाई वेरिएबल में, अगर ऊपर उसका इंटीग्रेशन मौजूद हो, ओके, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ऐसे फंक्शन का, पूरे फंक्शन का नीचे जो भी है उसका लॉग। ओके, फिर से समझाता हूं, नीचे जो भी फंक्शन हो, यहाँ पे ई रेज टू एक्स प्लस 1 है, अगर ऊपर उसी का डेरिवेटिव मौजूद हो, अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं ई रेज टू एक्स प्लस 1 का, तो ई रेज टू एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई रेज टू एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन होगा फिर से ई रेज टू एक्स, और 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, मतलब कि ई रेज टू एक्स ही मिलेगा। मतलब अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें फिर से ई रेज टू एक्स मिलेगा, राइट? यानी कि अगर नीचे जो भी है उसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं, एफ डेस का मतलब है नीचे का डिफरेंशिएशन, ये है एफ डेस का मीनिंग। तो नीचे जो भी है उसका डेरिवेटिव अगर करते हैं वही ऊपर हो, इसका डेरिवेटिव करने के बाद जो आंसर मिलता है वही अगर ऊपर हो, वही है आंसर, ई रेज टू एक्स वही ऊपर है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पूरे का इंटीग्रेशन होगा जो भी नीचे है उसका लॉग, यानी जो भी यहाँ पे नीचे है उसका हम लॉग लेंगे। यानी कि ये कैसे लिखा जाता है, ये जो नीचे है इसका डी बाई डी एक्स ऊपर हमें मिल रहा है, राइट? इस तरह का ये नीचे है उसका अगर डेरिवेटिव करते हैं तो ई रेज टू एक्स मिलेगा, इसका डेरिवेटिव, तो ई रेज टू एक्स है यहाँ पे, यानी कि नीचे है उसका एफ डेस एक्स ऊपर है, तो इसका आंसर क्या होगा, लॉग नीचे जो भी है वो फंक्शन, इस तरह। ओके, अब ये y प्लस 1 है, इसको पहले इस y प्लस 1 के नीचे लिखेंगे, तो ये y प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 माइनस, और इस 1 के नीचे ये y प्लस 1 अलग से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन y प्लस 1 e1 इज इक्वल टू। अब मैंने ये तो आपको समझा दिया कि अगर नीचे जो भी है उसका अगर डेरिवेटिव ऊपर हो, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर ई रेज टू एक्स हो रहा है जो ऊपर है ऑलरेडी, तो इसलिए नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होने की वजह से इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पूरे का जो भी नीचे है उसका लॉग ई रेज टू एक्स, हमारा आंसर क्या होगा, लॉग ई रेज टू एक्स प्लस 1, राइट?
और मैंने आपको बताया था कि अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो हमेशा कांस्टेंट हमें लिखना होता है, राइट। तो इसमें कांस्टेंट हम लिखेंगे प्लस लॉग सी। अब मैंने लॉग सी की जगह लॉग सी क्यों लिखा है मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूं। अभी हमें लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन करना बाकी है। यहाँ पे 1 का विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, 1 का अगर विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो उसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस सी, राइट। लेकिन यहाँ पे 1 का हम विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो 1 का विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन क्या होगा y। इसी तरह 1 अपॉन y प्लस 1 है, उसका विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, जैसे कि 1 अपॉन x का विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है log x, तो उसी तरह 1 अपॉन y प्लस 1 का विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा log y प्लस 1 इक्वल टू log e रेज टू x प्लस 1 प्लस log c। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ c क्यों नहीं लिखा प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह log c क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज मार्क करेंगे कि हमें जितने भी आंसर यहाँ पे मिले इंटीग्रेशन करने के बाद उसमें से 1 या 2 से ज्यादा आंसर लॉग है। तो अगर 1 या 2 से ज्यादा आंसर लॉग में आते हैं तो जो हम कांस्टेंट c है उसको log c के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि log c भी क्या है, किसी कांस्टेंट का लॉग फॉर्म है, राइट। किसी भी कांस्टेंट को हम लॉग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। log c भी क्या हुआ, कोई कांस्टेंट ही हुआ, इसलिए log c को हम log c भी लिख सकते हैं। अब log c लिखने के बाद हमें क्या फायदा होगा वो आपको बता रहा हूं। यहाँ पे log c लिखने का एक रीजन है, y को यहाँ पे ही रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा log y प्लस 1 प्लस log e रेज टू x प्लस 1 प्लस log c। अब हमें log रूल के मुताबिक पता है कि अगर log x प्लस log y प्लस log z हो तो log रूल के मुताबिक क्या होगा log x इंटू y इंटू z। यहाँ पे log y प्लस 1 प्लस log e रेज टू x प्लस 1 प्लस log c है, तो इन तीनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो इसीलिए मैंने log c लिखा यहाँ पे। अगर मैं सिर्फ c लिखता तो यहाँ पे ये इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन में नहीं कर पाता। यहाँ पे log c लिखने के क्योंकि c को हम किसी भी कॉन्स्टेंट को हम log के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो log c का लिखने का फायदा क्या हुआ कि इस पूरे इक्वेशन को हम log रूल लगा के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ c होता तो मैं वो नहीं कर पाता। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, y इक्वल टू log y प्लस 1 इंटू e रेज टू x प्लस 1 e रेज टू x प्लस 1 इंटू c, करेक्ट। तो ये हमारा आंसर हुआ। अभी इस आंसर को और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हमें ऐसा दिया हुआ है y इज इक्वल टू log z, आपको पता है कि अगर log z में कोई बेस नहीं लिखा हुआ है तो हम एज्यूम करते हैं, सिंपली हमें पता होता है कि वहां पे बेस e होगा। अगर नहीं लिखा जाता है तो हमें e बेस मानना होता है। तो इसको हम पावर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो e रेज टू y इक्वल टू z हो जाएगा, ये हमें पता है, राइट। अगर e रेज टू y इक्वल टू z है तो उसका लॉग फॉर्म क्या होगा log z हो जाएगा, e यहाँ पे बेस में आ जाएगा और जो y पावर है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह y इज इक्वल टू log z हो तो वो क्या हो जाएगा e रेज टू y इज इक्वल टू z। इसी तरह इस इक्वेशन को भी यहाँ पे log है ये और बेस में कुछ नहीं लिखा है तो हमें e मान के चलना है, यहाँ की यहाँ पे बेस e है तो ये क्या हो जाएगा e रेज टू y, करेक्ट, इज इक्वल टू ये हमारा आंसर हो जाएगा y प्लस 1 इंटू e रेज टू x प्लस 1 इंटू c। पता चल गया आपको, log z हो ये हमारा सपोज z है, ये पूरा बेस नहीं लिखा है तो e एज्यूम करना है, तो ये हमारा बेस नहीं लिखा है तो e एज्यूम करना है। सामने जो भी हो तो e पावर ये हो जाएगा, यानी कि e पावर y हो जाएगा और ये जो है हमारा राइट हैंड साइड का आंसर हो जाएगा z, राइट। तो ये हमारा पूरा z हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। दिस इज अवर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। सो ऐसे ही आपको दूसरे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं।